ताजी ने वो 2 लाइन हटा के ये 2 लाइन डाल दी है। अब पूरा देश यही गा रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। आपको भ्रमित किया और उन्होंने इसके चक्कर में जो 47-48 में तय हो जाना चाहिए था, उस बीमारी को 2013 तक हमारे जिम्मे करके चले गए। तो संविधान के निर्माताओं में जब भी बात आती है तो बार बार हम यही सुनते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का यह संविधान है। माना कि बाबा भीमराव अंबेडकर का है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, तो यह नैरेटिव क्रिएट क्यों हुआ? जिस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, उसमें कांग्रेस पार्टी के 208 थे और 93 रियासतें थीं और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। और इफेक्टिवली अगर आप कहें तो जो लास्ट में एक्टिव रहे वो 277 थे और संविधान पे जिन्होंने सिग्नेचर किए वो 284 थे। इस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन कमेटियों में से एक कमेटी थी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई यह नहीं कहता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष और दूसरा अध्यक्ष इनके अंडर में बना था अंबेडकर जी के अंडर में। यह चल रहा है और यह घटना है नवंबर की, 26 नवंबर 1950 को संविधान बना और जिसे आपने आत्मसात किया। ताज्जुब यह है कि किसी ने यह नहीं बताया कि जब यह संविधान बन रहा था 7 सितंबर से, तब इस देश में 6 घटनाएं ऐसी घटी। उन घटनाओं की क्रोनोलॉजी समझेंगे तो जो आज के संविधान में बीमारियां हैं, उस बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार था, इस पे चर्चा तब ज्यादा आपकी समझ में आएगी। जनवरी 1946 पूरे देश की जो 15 प्रांतीय असेंबलीज थी, उनका चुनाव होना था और उन 15 प्रांतीय असेंबलीज की कुल संख्या 1585 थी, जिसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। यह 1946 की घटना है। यह बार बार मैं इस पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं कि जो उस समय के महामूर्ख थे वो 23 मार्च 1940 की उस घटना का जिक्र करने से भूल जाते हैं या बताना नहीं चाहते। 23 मार्च 1940 को अखंड भारत के उस शहर में जो भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पे रखा हुआ है, उस लाहौर में मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई 23 मार्च 1940 को और उस मीटिंग में यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें पाकिस्तान चाहिए। यह 1940 की घटना है। उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई थी आपसे। आपके महामूर्ख लोग थे तो यह उनकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या है। वो 40 में रेजोल्यूशन पास कर चुके थे, लेकिन 1946 जनवरी में जब प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए, जिसमें 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, मुस्लिम लीग ने का चुनाव का नारा था
हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। आप चले जाइए आर्काइव में, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास है आपके पास नहीं है। हमारी एक टीम यही काम करती है। चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती, मुस्लिम लीग को 492 मुसलमानों की रिजर्व सीटों में से 429 सीटों पर जीत मिली। और मुस्लिम लीग 40 में चुनाव लड़ रही है, पाकिस्तान 40 में पाकिस्तान की मांग कर रही है, 46 में चुनाव लड़ रही है, और 46 के अंत में 1950 से पहले भारत में संविधान सभा की मीटिंगों में मुस्लिम लीग के 78 सदर बैठे हैं, और यहां गंदगी करने के बाद सब 58 तक पाकिस्तान चले गए, या आपके हाथ में पकड़ा गया। इसमें कोई बात विचार नहीं है, सब इंफॉर्मेशन है। और जब चुनाव हुआ, कांग्रेस जीतना ही थी, तो इमीडिएटली मार्च में क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बयान आया कि हम शीघ्र ही भारत में सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। अब इस क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे तब आप किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ये मैंने इसलिए निकाला है, ये अलग अलग जगह किताबों में लिखा था, जब इसको मैं एक साथ देखता हूं तो पता चलता है कि बहुत सोच समझ के ये षड्यंत्र किया गया है। मार्च में वो ये कहते हैं कि हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, तो चिंता यह हुई कि सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, लेकिन सत्ता देंगे किसको? क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मक्का में पैदा होने वाला 1888 में एक वो आदमी जो न स्कूल गया, न केजी क्लास गया, न किसी मदरसे में गया, उस जाहिल आदमी को आपने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष 1940 में बनाया। अब क्योंकि चुनाव होना था, कोई आदमी बिठाना था, तो आपने तत्काल 20 अप्रैल को यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। और ताज्जुब है, यह डिबेट हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में होनी चाहिए। वहां तो एक से एक ज्ञानी है, कुछ भी बोल दो, क्योंकि वो जानते हैं कि सनातनी के सामने कुछ भी बोल दो, वो प्रतिकार नहीं करेगा। उसे लगेगा अरे इतने बड़े नेताजी हैं, मैं मंच पे खड़े होकर के इनका प्रतिकार करूंगा तो मेरा कैरियर न बिगड़ जाए। जिनका कैरियर आपके हाथों में, वो आपका कैरियर बिगाड़ रहे हैं। 20 अप्रैल को जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा हुई चुनाव लड़ने की, तो कांग्रेस पार्टी में कितने कैसे कैसे महान राष्ट्रवादी थे जिनका नाम मैं और आप नहीं जानते। घोषणा के बाद ताज्जुब होगा आपको कि 29 अप्रैल को उन 15 प्रांतीय असेंबली से जो वोट पड़े थे, उनकी गिनती का काम दिल्ली में होना था। लेकिन फूल वाले चचा को कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट तक नहीं बनाया। तब पिताजी ने बेईमानी की और उन्होंने कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। हमें यह बात पता नहीं थी, बता दी, उन्होंने अच्छा किया। और उनके कहने पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका नाम भी रखा गया। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार सरदार पटेल था। ताली बजा कर किए। चुनाव हुआ, 15 प्रांतीय असेंबली उसका वोट आया, और गांधी जी के सबसे नजदीकी, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए, कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे, सबसे नजदीकी जो गांधी जी के कमरे के अंदर और कमरे के बाहर की दुनिया को अच्छे से जानते थे। सोर्स अपनी कोट करना ही नहीं चाहता कि ना तो मैं उस समय था और मैं कुछ किसी की कही रही बात मान के कह दूंगा तो जो आज का युवा है मैं उसे कमजोर कर दूंगा। उन साहब को इस पूरी प्रक्रिया में
15 प्रांतीय असेंबली से जब वोट आ गए तो उन्हें गिनने का और नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा करने का अधिकार दिया गया। 15 वोट में से एक वोट इनवैलिड हुआ, 14 में से 2 वोट पट्टाभी सीतारमन को और एक और कोई साहब खड़े हुए थे उनको मिला, और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। लेकिन फिर भी, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, उस पूरे प्रोसीडिंग को जिनकी देख रेख में यह हो रहा था, उनसे बड़ा मैं राष्ट्रवादी नहीं मानता किसी को। वो कांग्रेस में थे, वो ये जानते थे कि परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं सब कुछ कहूं, लेकिन अपने जाने से पहले उन्होंने खुद किताब लिखी है। यह भी नहीं कि किसी तीसरे ने सुन के किताब लिखी है, लेकिन इस पार्टी के लोगों ने उस किताब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने छापी, छप तो गई लेकिन आप तक और मुझ तक न पहुंचे, इसलिए मार्केट से गायब, दूर दूर तक वो किताब नहीं मिली। लेकिन जब हमको पता चली, इसलिए मैंने शुरू में कहा, आज आपको किसी सनातनी को यह शिकायत करने का हक नहीं है कि यह हमें नहीं पता। सब कुछ थाली में सजाकर, यह जानते हुए कि आप बहुत बिजी हैं और हम बेरोजगार हैं, आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आचार्य जेबी कृपलानी साहब को उस प्रोसीडिंग का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये रिजल्ट की सारी घोषणा, इसके बारे में चर्चा तो बहुत होती थी कि पटेल को 12 वोट मिले हैं, लेकिन ये सोर्स कहां है? तब आचार्य जेबी कृपलानी की किताब गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट्स, बड़ी मुश्किल से हरियाणा में एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके पास पीडीएफ थी, और फिर उस कॉपी को फोटो स्टेट कराया, और कम से कम इन 10 सालों में 200 सभाओं में उसका नाम लिया। तो पब्लिशर को ये लगा कि सरकार छापे न छापे, एक प्राइवेट पब्लिशर ने ये किताब छाप दी है, आप उसे देख सकते हैं। इसलिए आप उन फूल वाले चचा को, उसके उन किरदार को भी जानिए कि जिनको यह मैंडेट नहीं था कि भारत विभाजन की जो मीटिंग हो रही थी शिमला में, उन्होंने आनाकानी की जाने में, और उस आनाकानी जब उन्होंने की तो माउंटबेटन को पता था कि किसका नाम लेने से ये सीधे चले आएंगे, क्योंकि वो आई इसीलिए थी इस देश में। जब उनको भेजा गया तो बिना कांग्रेस से पूछे सीधे शिमला गए और साइन करके आ गए, और कहा कि मुझे कांग्रेस ने अधिकृत नहीं किया है। बोले कांग्रेस को छोड़ो, अपना साइन करो, जाओ। और भारत विभाजन पे साइन हो गए। एटलीस्ट आपकी अपनी किताब में लिखा है ये कि माउंटबेटन के एक फेलियर टाइप के दोस्त थे, उन्होंने उनसे कहा कि भारत विभाजन होना है, तुम जल्दी से जल्दी। तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस काम के लिए कम से कम 2 साल चाहिए, कि किसी देश का विभाजन होगा तो उसकी लिंग्विस्टिक है, उसकी भाषा है, उसके जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, वो तमाम रखने में और जनसंख्या को इधर से उधर करने में कम से कम नहीं, उनका 3 साल की जरूरत ही नहीं है, तुम आओ। वो दिल्ली आए मैकमोहन, और आपने उन्हें एक नक्शा दिया जिस 3 मूर्ति में, और उन्होंने नक्शे पे लाइन खींच दी कि कल से भारत के 2 टुकड़े हो गए। जो बड़ी बात करते हैं साहब, हम मानवता के पुजारी हैं, 11.5 लाख सनातनियों की लाश पे ये भारत विभाजित हुआ। और ये इसलिए है, आज भी बहुत कम समय है। राष्ट्रों के जीवन में 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी सस्ते में मत बिकिए।
आप ही दुनिया में एकमात्र हैं जिन्हें दुनिया में कोई खरीद नहीं पाया। उनके वंशज 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने बिजली के बिल में बिकते हैं। ताली नहीं बजाएंगे इस पे? मेरे लिए मत बजाइए, ये ताली अपने आप के लिए बजाइए कि अगर मैं ये ताली बजा रहा हूं तो मुझे मेरे अंदर अपने गरिबान में झांकना चाहिए। हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, प्रभु राम का नाम लेंगे। ये नाम ले करके आप न प्रभु राम हो रहे न आचार्य चाणक्य हो रहे। जिस धरती ने आचार्य चाणक्य को पैदा किया उस धरती में आजकल चाटुकार पैदा हो रहे हैं। अपने आप से प्रण लीजिए कि आखिर आपको 5 साल में एक वोट देना होता है। उस वोट देते वक्त आपके मन मस्तिष्क में होता क्या है? ये वोट देने क्यों जाते हैं आप? कब आपने वोट, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं दलित हूं, मैं बैकवर्ड हूं, यह सोच के ही आपने बैक दिया। मेरे 2 ब्राह्मण मंत्री नहीं बने तो यह बहुत बुरा प्रधानमंत्री है। 2 ठाकुर नहीं मिले तो ठाकुर साहब नाराज हैं, तो वो आगे तो कुछ कर नहीं सकते, पीछे खेल ही कर रहे हैं। यह समय नहीं है ये साधुओं के, संतों के, महंतों के उस आश्रम से आवाज उठनी चाहिए थी। भारत अनादिकाल से, जब से यह षष्ठी की रचना हुई है, तब से अब तक और जब तक रहेगा, कभी भी भारत भूमि जाति प्रधान नहीं थी, कर्म प्रधान थी। चापलूसनों ने, मक्कारों ने अपने हिसाब से अपने आप को सुप्रीम और किसी को नीचे बताना शुरू कर दिया। और कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि हमारे पूर्वज छोड़ के गए हो और हमें पता ना हो। ब्राह्मण, आसान है गाली देना। कुछ लोगों को गाली दे करके खुश हो सकते हैं, और वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बेवकूफ सब जगह होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से किसी जाति को आप गाली दे दें, यह आपका हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप सेटिस्प्लेजर आपको मिल जाए। इसलिए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया मां के पेट से नहीं पैदा होता है। परशुराम जो 24 कैरेट के ब्राह्मण थे, यह उनका वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है, ना मेरी औकात इतनी है। जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यादव बनता है। इसलिए दूसरा कंफ्यूजन आपको यह हो गया है कि आप शिक्षा और ज्ञान के बीच की जो बारीक लाइन है उसे मिटा रहे हैं। और अक्सर ये कहेंगे, देखा उनका बेटा कितना नॉलेजेबल है, आईएएस में आ गया है। शिक्षा स्कूल में मिलती है, जिसे कुछ सरकारें क्या पढ़ाया जाए, क्या नया पढ़ाया जाए, वो तय करती हैं। वो सरकारें मूर्ख हों, महामूर्ख हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें नंबर किसके 3 घंटे के सवाल में किसके ज्यादा आ गए, वो शिक्षित तो हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा कक्षा में मिलती है, ज्ञान आपको आश्रमों में, मठों में, मंदिरों में मिलता है। और यह गिरना कोई ऐसी बात नहीं है कि यह गिरावट समाज में आई है तो संतों महंतों के अंदर भी आ गई है। वो इस समाज से अलग से नहीं है, वो ऊपर से नहीं आए, वो भी यहीं के हैं। इसलिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। और जो उस भूमि की रक्षा करने में
सामर्थ्यवान है, उस भूमि की रक्षा में शत्रु को चुनौती देने वाला वो क्षत्रिय है। और आज भी आज की युवा पीढ़ी के सामने कहता हूं, सीमा पर अगर हमारे 4 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपके शहर से जब उनका पार्थिव शरीर जाता है, किसी माई के लाल ने पूछा था कि इसमें यादव कौन है, इसमें अहीर कौन है, इसमें पंडित कौन है? सब निकलते हैं, सब नमन करते हैं। इसलिए यादव अगर सेना में चला गया और शर्मा जी सेना में चले गए, तो शर्मा जी अब ब्राह्मण नहीं रहे, अब क्षत्रिय हो गए। इसी तरीके से हमारे यहां वर्णन है। लेकिन मुझे दुख है कि हमने किसी भी दौर में ईमानदार नहीं रहे। और क्योंकि एक क्रांति पूरे देश में चल रही है, हम जैसे हजारों लोग और जिनको हम नहीं भी जानते वो भी जगह जगह बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम जबलपुर में है जिनको मैं नमन करना चाहता हूं। मैं लौटा के बात वहीं लाना चाहता हूं ताकि आपको वो मैं उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां आपका ध्यान नहीं गया। आपके शहर के एक महान आत्मा जिनका देहांत 2007 में हुआ, मुझे बताया गया, उनके पुत्र से मेरी कल रात बात हुई, वो अनुपम सिन्हा साहब और उनकी पत्नी यहां बैठे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि आप उन्हें शक्ल से पहचानते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अनुपम भाई, जबलपुर के लोगों को पता तो चले कि आप कौन हैं और आपके पिताजी कौन थे। खड़े होकर दिखिए ताकि लोग आपको देख तो सकें कि यह आपके शहर का हीरा है। ये नीचे खड़े हैं मेरे सामने। ये कौन है? अनुपम सिन्हा। ये आपके शहर के वयोहार राम मनोहर सिन्हा के बेटे हैं। जानते हैं कौन है वो? 22 साल का आदमी इतना विजनरी हो सकता है, ये मुझे नहीं नजर आता। उस दौर में जब बिकने की वालों की लाइन लगी हुई थी और खरीदार बहुत सारे थे, उस आदमी का विजन देखिए। जब यह संविधान तथाकथित तौर पे पूरा तैयार हो गया, लिख गया, बन गया करीब करीब, तो उसमें एक चर्चा हुई। उस चर्चा में कहा गया कि ये जो भारत, जो संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत। तब यह चर्चा हुई और कुछ लोगों ने की, वो ये जानते थे कि इस चर्चा को सार्वजनिक कर देंगे तो चचा का प्यार उमड़ जाएगा कहीं और यह चर्चा होने के बाद कहा गया कि यह संविधान में करीब करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कुल मिलाकर के फोटोकॉपी है ये। लेकिन फिर भी उन स्थितियों में भी जो मेरे मतलब की चीज है, मुझे सिर्फ उतने से ही मतलब है। और क्योंकि वो मेरा मतलब सरकार नहीं, पार्टी नहीं है, मेरे मूल में राष्ट्र है, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूं। जब उसमें लिखा हुआ था इंडिया दैट इज भारत, तब एक 22 साल के लड़के को उसके गुरु ने यह काम सौंपा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ भीमराव अंबेडकर जैसे लोग रहे होंगे। और यह बात हुई, उसमें बहुत निटी-गिटी में नहीं जाना चाहता, उसमें लंबा समय निकल जाएगा। एक रेफरेंस के लिए यहां तक मैं लाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें इंडिया तो है लेकिन भारत नहीं है। तब उसमें चर्चा हुई और यह कहा गया कि इसमें चित्रों के माध्यम से हम भारत को स्थापित करेंगे।
सोचिए। तो उस वक्त शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो उस इंस्टीट्यूट के बॉस थे, और आपके शहर का 20-22 साल का एक बच्चा उस शांति निकेतन में ड्राइंग बनाते थे, स्केच बनाते थे। यह तय हुआ नंदलाल बोस के माध्यम से कि एक टीम बनाई जाए और भारत के संविधान को आप पढ़ें, कहां कहां उन्हें भारत में गुरुकुल कैसे थे, भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी, भारत के जो आइकॉन थे उस समय के, उनको चित्रों के रूप में भी डाला जा सकता है। यह चचा को भी पता चल गया। तो चित्रों का काम नंदलाल बोस की एंडर में दिया गया, और उनके सबसे वो चतुर, शार्प और ओबीडियंट आर्टिस्ट थे। इसलिए करीब कोई 20 चित्र जबलपुर के उस पुत्र व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने बनाए। भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, अगर यह हमको 20 साल पहले भी पता चल जाता कि संविधान के पहले पन्ने पे क्या बना हुआ है, तो माफ कीजिएगा, हमारी टीम बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने जो नंदी बैठा है, तो हम बहुत पहले पता कर लेते कि असली बाबा विश्वनाथ कहां हैं। लेकिन देर नहीं की, जब यह पता चल गया तो कहा कि इस पे भी काम किया जाएगा, और हमने शोर नहीं मचाया। हम पेड वकील नहीं हैं किसी संगठन के जो ये कहते हैं ये करो, इसमें फायदा नहीं है, चुप हो जाओ, हम बाद में करेंगे, इसको अभी फायदा लेने दो। हमको कल की गारंटी नहीं है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए आज जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे।